अच्छा हमाद, ये एक तो ये चीज़ कि जिस तरह से नदीम अफजल चंद साहब का हम देख रहे हैं कि बयान भी इस वक्त टीवी चैनल्स पे चल रहा है कि जनाब वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ना होती तो अब तक पीटीआई पर 3 साल पहले ही पाबंदी लग चुकी होती। 3 साल से यानी पीपल्स पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं एक बैरियर बनी हुई है इस मामले को लेकर। दूसरी चीज़ ये कि ये सिर्फ इत्तेहादियों से रुकावट का मामला है या वाकई कानूनी तौर पर इनके पास अभी इतने सफिशेंट रीजंस नहीं हैं जिसके बिना पर ये बैन कर सकते हैं, इसी वजह से मौखर किया गया, या कोई और मामला है? जी, आपके पहले सवाल का जवाब में तो सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि शायद ये एक सियासी बयान है, एक पार्टी की तरफ से दिया गया, एक शख्स की तरफ से दिया गया है। मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई सदाकत है। कोई भी पार्टी अपने अलावा द बेस्ट मैन फॉर देमसेल्व्स ही होता है। हर कोई अपने अलावा किसी और की ढाल नहीं बनता, ना ही कोई बन रहा है। हमारे मुल्क में तो ख़ास तौर पे किसी और के लिए कुर्बानी का बकरा नहीं बना जाता, ना ही किसी की ढाल बना जाता है। इफ़ एनीथिंग लोगों के लिए गड़ा ही खोदा जाता है। मैं यहाँ पे पीटीआई या पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ। हमारी सियासत का रवैया हमेशा ही रहा है। दूसरी, अगर ये पिछले चंद दिनों का जितना भी सियासी मंजरनामा है, इसमें जितनी भी पेशरफ्त हो रही है, अगर उसके ऊपर गौर करें तो आपको पस मंज़र में सिर्फ और सिर्फ मुझे तो ख़ास तौर पे मखसूस नशिस्तें ही नज़र आती हैं। ये रिजर्व सीट्स ऐसी म्यूजिकल चेयर्स बन गई हैं कि हर खबर का ताना बाना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिजर्व सीट से ही जाके मिल रहा है। रिजर्व सीट्स की जजमेंट आती है तो फौरन बयानात आने शुरू हो जाते हैं कि पार्टी को बैन कर दिया जाएगा। जब पार्टी के बैन की बात होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 की बाज़गश्त होती है। जो इसकी बात होती है तो साथ ही आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे आर्टिकल 17 की बात होती है, इलेक्शन एक्ट के 2212 सेक्शन की बात होती है। लेकिन हम साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि ये सिर्फ बात हो रही है, अभी तक इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हर मीटिंग में ये जो एजेंडा है ये डेफर कर दिया जाता है। इससे एक आम आदमी के ऊपर तासुर ये आ सकता है कि शायद सिर्फ डराना मकसद है, सजा देना मकसद नहीं है। 2022 में भी एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिसको ये एजेंडा दिया गया था, ये टास्क दिया गया था कि इसका जायजा लिया जाए कि क्या आर्टिकल 6 लगता है या नहीं लगता पीटीआई पे। उस पर भी कोई पेशरफ्त खातिर खा नजर नहीं आई हमें। इस वक्त दोबारा शायद ऐसे लग रहा है कि डराया जा रहा है, मेंबरान को कहा जा रहा है कि अगर आपने रिजर्व सीट्स के लिए पीटीआई का मेंबर अपने आप को साबित किया, जो कि रिजर्व सीट्स के लिए जरूरी है उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक, तो आपकी पार्टी पे बैन भी लग सकता है। और अगर पार्टी पे बैन लगता है तो उसी एक्ट के 213 सेक्शन के मुताबिक जो मेंबर्स किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में होंगे वो अपनी सीट से हाथ धो बैठेंगे। यानी अगर वो फर्ज माफ कराने जाएंगे तो नवाफिल भी गले पड़ सकते हैं। जो अगर वो रिजर्व सीट्स के पीछे आ जाए, या तो फिर वो उनको सेव कर लें या अपनी जनरल सीट्स को सेव कर लें। शायद ये तासुर दिया जा रहा है। अगर कानून की बात की जाए, जो आर्टिकल 6 की सर ने भी बात की, अगर मैं उसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालूं तो जैसे सर ने बताया कि बेसिकली ये आर्टिकल डील करता है हाई ट्रेजन से, संगीन गद्दारी से। इसमें कहा गया है कि कोई भी शख्स इफ ही एब्रोगेट्स, सबवर्ट्स, सस्पेंड्स और होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन इन अबेंस, तो वो हाई ट्रीजन का मुर्तकब होगा। अगर इसको मैं समझाने के लिए बात करूं तो कोई भी शख्स अगर आइन को टर्मिनेट कर देता है, खत्म कर देता है, अबॉलिश कर देता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, सैबोटाज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, या उसको सेटिसाइड करता है टेम्पररी तौर पे, या उसको एक्टिवली इंप्लीमेंटेशन से रोकता है, तो वो संगीन गद्दारी के जुमरे में आता है। इसी आर्टिकल के अगले सब सेक्शन में कहा गया है कि कोई भी शख्स अगर ऐसे शख्स की मदद करता है इस अमर में, उसको हेल्प करता है, एड करता है, असिस्ट करता है, तो उसके ऊपर भी यही जुर्म लगेगा। यानी आप कह रहे हैं कि सारी सिचुएशन में इतना आसान नहीं है आर्टिकल 6 लगना। जी, इतना आसान नहीं है। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, मैं इन तीनों आर्टिकल्स को, इन तीनों से लॉज को आपके सामने रख देता हूँ आपके नाजरीन के लिए। इसके अंदर जो सेक्शन 2A है उसके अंदर बहुत दिलचस्प बात यह की गई 18वीं तरमीम के थ्रू कि अगर तो कोई शख्स ऐसी सबवर्जन, एब्रोगेशन, सस्पेंशन कर देता है तो किसी भी कोर्ट के पास इस मुल्क में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि उसको वैलिडेट कर दे। और फिर लास्ट सब सेक्शन में कहा गया कि पार्लियामेंट कानून बनाएगी जिसके तहत इसको सजा दी जाएगी। तो अगर अब इसको सामने रखें, इन सारी चीज़ों को सामने रखें और कासिम सूरी साहब की वो रूलिंग सामने रखें, तो ये बात बड़ी क्लियर है कि रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या उसके नतीजे में की गई रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये ट्रीजन में नहीं आती, ये गद्दारी में नहीं आती। तो इसका सवाल फिर ये पैदा होता है कि फिर ये सवाल कहां से उठ रहा है, लोगों में ये कंफ्यूजन क्यों आ रही है। तो मेरी राय में जो इसी जजमेंट में एक इजाफी नोट आया था जस्टिस मजहर मियां खेल का, उन्होंने कहा था कि हम पार्लियामेंट पे छोड़ते हैं कि वो आर्टिकल 6 लगाना चाहते हैं या नहीं चाहते। ये इजाफी नोट था। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कहूंगा, मेरे ख्याल से ये गैर जरूरी नोट था। आप ना भी कहते तो ये पावर पार्लियामेंट के पास पहले से मौजूद है, आपके कहने से ज्यादा नहीं हो गई, कम नहीं हो गई। अगर ये रविश इख्तियार कर ली जाए कि हर गलत इंटरप्रिटेशन को गद्दारी कहा जाए
तो फिर ये तो कभी किसी इदारे के ऊपर लग रहा होगा, कभी किसी शख्स के ऊपर लग रहा होगा, कभी किसी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लग रहा होगा। इसको हम रोक नहीं सकेंगे। ये हाइपर जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है, इससे हमने कोई फायदा नहीं उठाया। अब अगर हम आ जाएं अगले आर्टिकल 17 को, जिसको पढ़ा जाता है 212 सेक्शन के तहत इलेक्शन एक्ट में, उसमें भी एब्सोल्यूट पावर नहीं दी गई फेडरल गवर्नमेंट को। उसके अंदर भी ये कहा गया है कि एट मैक्स वो एक नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं जिसमें वो कह सकते हैं कि उनके मुताबिक ये पार्टी सोवरेनिटी के अगेंस्ट, इंटेग्रिटी के अगेंस्ट काम कर रही थी इस मुल्क के, या कोई टेररिज्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी, तो वो ये अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इस डिक्लेरेशन को भी इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है। फाइनल बाइंडिंग आप कह रहे हैं, फाइनल जो बाइंडिंग होगी वो सुप्रीम कोर्ट की होगी। जी, ये पावर एब्सोल्यूट पावर नहीं है, एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। दिस पावर इज शेयर्ड बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो वो एक डिक्लेरेशन देगी जिसको रेटिफाई करेगी, इंडोर्स करेगी सुप्रीम कोर्ट। अगर वो ऐसा नहीं करती तो किसी पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता। हम लोगों ने आज तक बहुत बेतहाशा पार्टीज को बैन किया है। मेरा नहीं ख्याल हमने उससे कुछ सीखा है। सही या गलत की बहस में जाए बगैर अगर मैं सिर्फ आपके नाजरीन को याद दिलाता चलूं तो हमने 1954 से ये काम शुरू किया। कम्युनिस्ट पार्टी को बैन किया गया, 71 में अवामी लीग को बैन किया गया, 75 में अवामी नेशनल अवामी पार्टी जो कहलाती थी उसको बैन किया गया, जो कि अब ANP कहलाती है। इसी तरीके से खान साहब के वक्त में सिंध महाज की एक पार्टी थी, उसको रोका गया, फिर लब्बैक को रोका गया। आज उन्हीं के ऊपर ये मुकदमात बनाए जा रहे हैं। ठीक है। जब हुकूमत में होते हैं तो शायद मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त अपना जोर बाजू दिखाने के लिए वक्ती तौर पे मुकदमात बनाती है। जब बाहर आती है तो उसको प्रोटेस्ट याद आते हैं, और प्रोटेस्ट भी वो ऐसे कर रही है, भूख हड़ताल कर रही है। वैसे तो ये एक पुरअमन एहतजाज का बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको हम भूख हड़ताल कह भी सकते हैं या नहीं कह सकते। ये तो 7 से 4 के दरमियान का वक्फे के अंदर उन्होंने कुछ नहीं खाया। यहाँ पर तो खाने का वक्त भी नहीं होता उस वक्त। एहतशाम साहब जहाँ बैठे हैं वहां शायद होता है, हमारे यहाँ तो चाय का वक्त होता है, शायद चाय की हड़ताल कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।